हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 जनवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। परिवर्तन से कभी ना डरें, जितना बेहतर आप खो रहे हैं उससे लाख गुना बेहतर आपको जरूर मिलेगा। देखिए, जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं उन्हें ये लगता है कि जैसे कोई एग्ज़ाम उनका सही नहीं गया तो लगता है उन्हें कि वे असफल हैं, आगे उनको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो सबसे पहले आपको ये विचार करना होगा कि आपने क्यों एग्ज़ाम अच्छा नहीं किया, ऐसी क्या कमी रह गई। निश्चित तौर पर जब आप इसका गहनता से अध्ययन करेंगे तो आपको अपनी गलतियां स्वतः दिखाई देने लगेंगी। जब आप उन गलतियों को देखेंगे, उस पर सोचेंगे, विचार करेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो कमियां रह गई हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी। और जिस नौकरी के लिए आप असफल हो रहे थे, और जब तैयारी पूरी तरीके से, एक लेवल होता है तैयारी का, वो तैयारी जब आप पूरी कर लेते हैं तो हो सकता है उससे अच्छी नौकरी यानी कि अच्छी पोस्ट आपको मिल जाए। इसलिए अगर आपको असफलता मिलती है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप निरंतर प्रयास को जारी रखिए और अपनी गलतियों से सीखिए। अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, गरीब को घर देना प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। दूसरी न्यूज़ है, देश को मिली कोविड शील्ड। देश को जो कोरोना वैक्सीन है, विषय विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन के इस्तेमाल को दी है मंजूरी। और तीसरी न्यूज़ है, नौसेना को मिला एक और हाईटेक पोत। अब ये कैसा है, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे। ये जैसे पहली न्यूज़ थी हमारी कि गरीबों को घर देना प्राथमिकता, तो जो एक नई योजना चली है लाइट हाउस प्रोजेक्ट, उसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ शुरू की जा रही हल्के मकानों से जुड़ी परियोजना देश में भवन निर्माण को नई दिशा दिखाएगी और यह सहकारी संवाद को मजबूत करेगी। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6 राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखते हुए मोदी ने कहा कि इसने नई प्रौद्योगिकी के साथ नवाचार का अवसर उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि गरीबी और मध्यम वर्ग को घर मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता है। जैसा कि अपने चुनावी घोषणा में भी भाजपा ने कई बार बोला है, यानी कि 2014 और 2019 में भी इन्होंने ये बोला था कि हर गरीब को घर देना, गरीब की गरीबी को दूर करना इनकी प्राथमिकता में शामिल है। अब ये एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसमें कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे और उसमें गरीब को, यानी कि जितने ज़रूरतमंद गरीब हैं उन्हें घर देने की प्राथमिकता पर प्रकाश डाला जाएगा। और इसमें किन किन राज्यों में ये मकान बनाए जाएंगे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ, इंदौर यानी मध्य प्रदेश, राजकोट यानी गुजरात, चेन्नई यानी तमिलनाडु, रांची झारखंड और अगरतला त्रिपुरा में मकान बनाए जाएंगे। इनमें से प्रत्येक जगह बुनियादी सुविधाओं के साथ लगभग 1000 मकान बनाए जाएंगे। मध्यम वर्ग को दी जा रही सुविधाओं की चर्चा करते हुए मोदी ने कहा कि उन्हें घर के लिए लोन लेने पर ब्याज दर में छूट दी जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी, देश को मिली कोविड शील्ड। जैसा कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, उसमें कई देशों ने कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे भी दी है, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका। अब भारत भी उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविड शील्ड को मंजूरी दी है। और लगभग मंजूरी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, क्योंकि जो समिति बनाई गई थी उसने सिफारिश की है अपनी इस तरफ से कि ये कोविड शील्ड की जो तत्काल टीकाकरण की मंजूरी है वो दे दी जाए। कोरोना महामारी से जूझ रहे देशवासियों को नए साल के पहले दिन बड़ी सौगात मिली है और अब देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिलने की औपचारिकता भर रह गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSC की कोरोना को लेकर गठित विषय विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड शील्ड के प्रतिबंधित इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की है। अंतिम मंजूरी के लिए इसे देश के दवा महानियंत्रक यानी कि DCGI
वीजी सोमानी के पास भेजा जाएगा, जो कभी भी इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दे सकते हैं। और डब्ल्यूएचओ ने दी है फाइजर को मंजूरी, यानी कि डब्ल्यूएचओ ने कोरोना से बचाव के लिए फाइजर की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस कदम से अब दुनिया के गरीब देश भी इस टीके को हासिल कर सकेंगे। यूरोप और अमेरिका में यह टीका पहले से ही उपलब्ध कराया गया है। भारत में सबसे पहले 30 करोड़ लोगों को जो चुना गया है वैक्सीन लगाने के लिए, उसमें तो सबसे पहले हैं डॉक्टर, नर्स, अन्य स्वास्थ्यकर्मी, 2 करोड़ सफाई कर्मी, सुरक्षाकर्मी और 50 साल से अधिक उम्र और पहले से ही गंभीर रोगों से संक्रमित 27 करोड़ लोगों को इसमें यानी 30 करोड़ लोगों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, नौसेना को मिला एक और हाईटेक पोत, रक्षा घेरे को मिलेगी मजबूती। अब इस न्यूज़ में बताया गया है कि रक्षा उत्पादों के वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम GRSE ने एक ऐसा पोत का निर्माण किया है जो पानी के अंदर और पानी के बाहर यानी पानी के अंदर और जमीन दोनों में सक्षम है, यानी दोनों ही तरीकों से वो युद्ध करने के लिए सक्षम है। और भारतीय नौसेना को 8वें और अंतिम लाइट क्राफ्ट यूटिलिटी पोत की आपूर्ति ये की है उन्होंने, और ये देश के लिए इस साल का ये आखिरी यानी कि 2020 के लिए आखिरी पोत मुहैया कराया गया भारतीय नौसेना को। GRSE के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रियर एडमिरल VK सक्सेना ने बताया कि इस उभयचर यानी कि पानी और जमीन दोनों पोत को रणनीतिक रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास तैनात किया जाएगा, जो दक्षिण चीन सागर की ओर जाने वाले अहम समुद्री रास्ते के करीब है। नौसेना के शिप बॉर्न ड्रोन खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है, और ये अमेरिका से 2 प्रोजेक्ट ड्रोन लीज पर लेने के बाद नौसेना अब 10 शिप बॉर्न ड्रोन खरीदने जा रही है। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना भारत, यानी 2 वर्ष के लिए। और दूसरी न्यूज़ है, ट्रंप ने वीजा पर प्रतिबंध को बढ़ाया। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है कि 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लंबे समय से सुधार की मांग कर रहा भारत शुक्रवार को अस्थायी सदस्य बन गया, और ये हर 2 साल पर ऐसा किया जाता है। भारत के साथ साथ केन्या, नॉर्वे, आयरलैंड और मेक्सिको को भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। अब इसके स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं। फिर से सुन लीजिए, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। और इसके अलावा अगस्त में भारत सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी करेगा। अगर अल्फाबेट सीरीज में देखा जाए तो इंडिया अगस्त में इसकी अध्यक्षता करेगा। तो ये भारत के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है, क्योंकि अस्थायी सदस्य बनना भी बड़ी बात है भारत के लिए फिलहाल में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, ट्रंप ने वीजा पर प्रतिबंध को बढ़ाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B समेत विविध प्रकार के कई वर्क वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में ट्रंप इस समय अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं। उसी में से एक फैसला ये भी है। ट्रंप ने अमेरिकी कामगारों के हितों की सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि महामारी के दौर में लगाई गई इस तरह की पाबंदियां बदली नहीं गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम से सबसे ज़्यादा भारतीय IT पेशेवर प्रभावित होंगे। भारतीयों में H1B वीजा खासा लोकप्रिय है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि विफल लेन देन की रकम, यहाँ पर होगा विफल लेन देन की रकम जल्द नहीं लौटाने पर सरकार सख्त। और दूसरी न्यूज़ है, खाद्य सुरक्षा के लिए बढ़ता, यहाँ पर होगा ऊसर क्षेत्र बड़ा खतरा। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। विफल लेन देन से मतलब क्या है? देखिए, जब कभी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, लेकिन जो अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट से कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है। और अब उसकी वापसी कैसे होती है,
कुछ केसेस में वापसी तुरंत हो जाती है, यानी कि उसी दिन हो जाती है, और कभी कभी 4 से 5 दिन या उससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। ऐसे में ग्राहक को परेशान होना पड़ता है और कभी कभी वो फंड भी रिफंड नहीं हो पाता है। तो इसलिए कई बार उपभोक्ता इसकी शिकायत करते हैं, और ऐसे केसेस भारत सरकार ने अभी हाल ही में 2850 नोटिस किए हैं, जो काफ़ी संख्या में हैं। इसी पर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाते हुए आरबीआई गवर्नर को इसमें तलब किया है कि इस पर कोई कार्रवाई की जाए या फिर कोई ऐसा इसका रिजल्ट निकाला जाए। तो उसी पर है ये न्यूज़। तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम के जैन को लिखे पत्र में केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए की चीफ कमिश्नर निधि खरे ने कहा कि लेन देन विफल रहने या रद्द होने लेकिन रिफंड नहीं मिलने के 2850 मामले राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर दर्ज कराए गए हैं। यह एनसीएच पर दर्ज कराए गए कुल मामलों का 20% है। हालांकि खरे के मुताबिक ऐसा नहीं है कि बैंक रकम लौटा नहीं रहे हैं, लेकिन बैंक इस प्रक्रिया में आरबीआई के दिशा निर्देशों में वर्णित समय में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बैंकिंग नियामक होने के नाते आरबीआई का यह दायित्व है कि वह इन मामलों को गंभीरता से ले और बैंकों को आदेश दे कि वे इन मामलों में निर्धारित समयावधि का गंभीरता से पालन करें। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राहकों को अटका भुगतान वापस मिलने में तेजी आए, इस काम में सीपीसीए आरबीआई की पूरी मदद देने को तैयार है। आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा कि ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता होगा, लेकिन अब सरकार इस पर सख्त है और देखिए इसमें क्या फैसला लिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है खाद्य सुरक्षा के लिए बढ़ता ऊसर क्षेत्र बड़ा खतरा। देखिए ऊसर क्षेत्र कैसे बनता है, जब खेती सही ढंग से नहीं की जाती है, कई तरीके के उसमें प्रयोग कर दिए जाते हैं और उससे ज़मीन की जो उर्वरकता है वो कम हो जाती है, और इसलिए उसमें जो है उस क्षेत्र को यानी उस एरिया को हम ऊसर क्षेत्र बोलते हैं। तो देश में तेजी से बढ़ता ऊसर क्षेत्र खेती के साथ साथ खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश की 67.3 यानी 67.3 लाख हेक्टेयर रकबा ऊसर क्षेत्र है। इसमें 13.7 यानी 13.7 लाख हेक्टेयर का बड़ा हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय ऊसर अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ऊसर भूमि के बढ़ते प्रसार पर अपनी आशंका जताई है। उनके आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2030 तक देश में ऊसर क्षेत्र बढ़कर 1.55 करोड़ हेक्टेयर हो जाएगा। देश में फिलहाल 15.97 करोड़ हेक्टेयर भूमि में खेती होती है। लगभग 87 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है, जो विश्व में सर्वाधिक है। अब हम एडिटोरियल पेज पर आ गए हैं और एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है हमारा उद्यमशीलता पर खतरनाक प्रहार। राहुल गांधी जैसे लोग उद्यमियों को निराशाजनक या निशाना बनाकर भारत को वापस उसी समाजवादी गर्त में धकेलना चाहते हैं जिससे वह बड़ी मुश्किल से निकल पाया है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है इंडिक एकेडमी के सदस्य एवं स्तंभकार विकास सारस्वत द्वारा। दूसरा आर्टिकल है बनी रहे भाषा की शालीनता। भाषा की शालीनता लोकतंत्र में सहयोग, संवाद और सहमति की पहली सीढ़ी है, जिसे सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर मजबूत करें। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है शिक्षा और सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कार्यरत जगमोहन सिंह राजपूत द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है हमारा टीकाकरण अभियान। जिस तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को मंजूरी मिलने के अब आसार दिखाई दे रहे हैं, उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल कि उसमें किस किस लोग को टीका लगाया जाएगा। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है हमारा उद्यमशीलता पर खतरनाक प्रहार। नए साल में जब लगभग हर तरफ सकारात्मकता और नई उम्मीदों की रोशनी दिख रही है, तब राजनीतिक बिरादरी में एक वर्ग अभी भी नकारात्मकता का दामन छोड़ने को तैयार नहीं दिखता। वह देश में उद्यमियों के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा है। वैसे तो राजनीति में गौरव, आकांक्षा और हताशा जैसे भावों की अभिव्यक्ति नारों और जुमलों के माध्यम से ही होता रहा है। देखिए राहुल गांधी पर के वक्तव्यों पर यह आर्टिकल लिखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से वो
भाजपा विरोधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में हमेशा खड़ा करते रहते हैं, उनके लिए निगेटिव बातें बोलते रहते हैं। तो उसमें होता क्या है, कभी कभी वो उसमें खुद ही फंस जाते हैं। अब ये राजनीतिक दबाव कह लीजिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कह लीजिए, कि जो बातें नहीं बोलनी चाहिए, प्रधानमंत्री का भी एक पद होता है, गरिमा का पद होता है, उस पर भी वे अपशब्द बोलने से नहीं चूकते हैं। अब वो उद्यमियों को लेकर अपने गलत बयान दे रहे हैं, जो काफ़ी निराशाजनक है। ये अभिव्यक्तियां उस दौर की राजनीति को परिभाषित भी करती रही हैं, जैसे इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ नारा निराशा के माहौल में आशा की किरण दिखाता था, या फिर एक समय में गर्व से कहो हम हिंदू हैं छद्म धर्मनिरपेक्षता से त्रस्त हिंदुओं का विप्लव घोष बना। लोकनायक जेपी का इंदिरा हटाओ देश बचाओ आपातकाल के बाद सत्ता परिवर्तन का मंत्र बना। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी नारों या जुमलों को जन स्वीकार्यता मिली हो। वर्ष 2004 में भाजपा को इंडिया शाइनिंग को जनता ने ठुकरा दिया था। कुछ जुमलों को तो जनता ने न सिर्फ नकारा बल्कि जवाबी नारा देकर पुरजोर विरोध भी किया। जैसे 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी द्वारा दिए गए नारे चौकीदार चोर है का प्रतिकार मैं भी चौकीदार रूपी प्रचंड गर्जना में मिला। फिर भी ऐसी जन फटकार से बेफिक्र कांग्रेस के युवराज राहुल नए नए जुमले गढ़ते रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पिछले कुछ समय से अंबानी और अदानी को अपशब्द के रूप में उपयोग कर अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु बना लिया है। यह दुस्साहस ही है कि जिस गांधी परिवार के सदस्यों का तमाम घोटालों के आरोप लगते रहे, जो भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर बाहर हैं, वे उन कारोबारी घरानों को क्यों निशाना बना रहे हैं जिन्होंने उद्योग लगाकर रोजगार देकर बड़ी मात्रा में राष्ट्र के लिए संपदा सृजन किया है। राहुल को लगता है कि बड़े उद्यमियों से ईर्ष्या भाव का राजनीतिक दोहन करने के साथ ही वह उनकी गुजराती पृष्ठभूमि के कारण जनता के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति शंका के बीच रोप पाएंगे। जबकि तथ्य यही है कि पिछले चुनाव में राफेल जैसे आरोपों को सिरे से खारिज कर जनता ने मोदी को ईमानदारी पर अपनी मोहर लगाई। देर से ही सही, पर भारतीय अब समझने लगे हैं कि उनका भविष्य समाजवादी नारों में नहीं बल्कि उद्यम और संपदा सृजन में है। इस बोध से आगे बढ़कर वैश्विक स्पर्धा में संपन्नता के संबंध में अमेरिकी विचारक पीटर जेके ओस रुक ने विचार उल्लेखित किए हैं। अपनी पुस्तक ईट इट द रिच 1998 में उन्होंने लिखा है कि क्यों कुछ स्थान अन्य जगहों से अधिक संपन्न होते हैं। वह जवाब देते हैं कि इसकी वजह वृद्धि तो नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी जगह बेवर्ली हिल्स से ज्यादा मूड नहीं है। सप्रसंग सरकार शासन जरूर कई घोटालों का गवाह रहा, उसमें खास लोगों को लाभ पहुंचाया गया। घोटालों से लेकर कोयले से लेकर 2G स्पेक्ट्रम की बंदर बाट हुई, नेशनल हेराल्ड की जांच हुई तो गांधी परिवार तक पहुंची। यानी क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए अदानी अंबानी के बजाय वाड्रा गांधी अधिक उपयुक्त जुमला था। द राइज एंड फॉल ऑफ नेशन में रुचि शर्मा ने लिखा है कि यह भारत का वह दौर था जिसमें छतरपुर यानी दिल्ली की फार्म हाउस पार्टियों में अधिकांश अतिथि या तो जमानत पर होते थे या जेल जाने की तैयारी में। ऐसे में जब राहुल गांधी अडानी अंबानी जैसे जुमले फेंकते हैं तो वह न सिर्फ भ्रम फैलाते हैं बल्कि सप्रंग के शासकीय अपराधों का ठीकरा भी मोदी सरकार पर भी फोड़ते दिखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बनी रहे भाषाई शालीनता। ये आर्टिकल लिखा है जगमोहन सिंह राजपूत ने। तो वो लिखते हैं कि अपना नया पेशेवर दायित्व संभालने के लिए करीब 50 वर्ष पहले मैं बनारस से भुवनेश्वर गया। मेरा परिवार साथ था, उसमें मेरी 1.5 साल की बेटी भी थी। वहां पहुंचने के 7-8 दिन बाद एक 8-9 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ मेरे घर आई और मेरी बेटी के साथ खेलने लगी। वह उड़िया बोलती रही। हम उस भाषा से अपरिचित थे, थोड़ा शंकित भी थे कि उसके कारण यह कठिनाई होगी। तभी मैंने उस बच्ची को अपनी बेटी के लिए एक मीठी सी झिड़की के रूप में एक अभद्र शब्द पिल्ला कहते सुना। उस शब्द का वह उपयोग मुझे अत्यंत सार्थक लगा। उसके बाद मैंने कई विद्वानों से इस पर चर्चा की और भाषा की पवित्रता को जानने का प्रयास किया। बाद में मैं अपने विद्यार्थियों को भी भाषा की शालीनता तथा पवित्रता का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करता रहा। मैं उस बच्ची को आज भी याद करता रहता हूँ जिसने मुझे जीवन में एक ऐसा पाठ पढ़ा दिया
था जो मैं कभी नहीं भूला। मैंने अपने पिछले 60 वर्ष पढ़े लिखे लोगों के बीच बिताए हैं। इस दौरान देश विदेश में अनेक विद्वानों के बीच जाने और विभिन्न विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिला। मेरा निष्कर्ष यही रहा कि भाषा की जो शालीनता भारत में या कहें कि पूरब की संस्कृति में है, वह अपने में अद्भुत है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अपने दिनों में मैंने देश के कई बड़े मनीषियों को सुना। उसमें स्वतंत्रता सेनानी और पक्ष विपक्ष के कई महत्वपूर्ण नेतागण शामिल थे। मैं कई जानकारों से इस पर चर्चा की है। सभी को भारत की भावी पीढ़ियों की चिंता है। पारस्परिक सम्मान और श्रद्धा में आई यह कमी बहुधा उनकी भाषा में दिखाई सुनाई पड़ती है। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चौकीदार चोर है देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का नारा था। तब राहुल गांधी की ओर से जनसभाओं में यह नारा लगाया जाता था। मुझे उन्हीं दिनों फ्रांस जाने का अवसर मिला। वहां भी लोग जानते थे कि क्या इसमें कोई सच्चाई है। वास्तव में प्रजातंत्र में ऐसा नेतृत्व उभरना असंभव है जिनमें किसी प्रधानमंत्री को सभी लोग पसंद करते हैं हो। यह नरेंद्र मोदी के साथ भी लागू है। गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जितनी आलोचना और तत्कालीन सत्ता पक्ष और सरकारी तंत्र का दबदबा उन्होंने झेला है, वैसा अन्य कोई उदाहरण नहीं है। आलोचना और तिरस्कार सहने के में वह अद्वितीय हैं। जब उन्हें चोर कहा जा रहा था तब उसका उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे विपक्ष कमजोर होता रहा। सामान्य नागरिकता एक सबल और सतर्क विपक्ष को प्रजातंत्र में आवश्यक मानता है। जाहिर है कि भाषा की शालीनता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर स्वीकार्य होनी चाहिए। लोकतंत्र में यह सहयोग, संवाद और सहमति के लिए पहली सीढ़ी है। हमारी राजनीतिक बिरादरी को नए वर्ष में कम से कम यह एक संकल्प तो लेना ही चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है कि टीकाकरण अभियान। देखिए, जिस तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड नाम की कोविड-19 रोधी वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिलती दिख रही है, उसमें ही उसी के तहत ये न्यूज़ लिखी गई है। जैसा कि ब्रिटेन और अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और वहाँ टीकाकरण शुरू हो भी गया है, उसी के प्रयास को देखते हुए भारत में भी इसकी मंजूरी लगभग मिलने वाली है। और शुरुआत में 30 करोड़ लोगों को यह दिया जाएगा, जिसमें हमारे डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी और जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको ये टीकाकरण किया जाएगा। निसंदेह यह वितरण राहत की एक बड़ी खबर है और नए साल के तोहफे की तरह है, क्योंकि वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। यह बेसब्री इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों में टीकाकरण शुरू हो गया है। अच्छी बात यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट के साथ साथ अन्य कंपनियों की भी वैक्सीन मंजूरी के इंतजार में है। इन्हें भी मंजूरी मिलने से टीकाकरण के अभियान को गति देने में मदद मिलेगी। इसे गति देने की जरूरत भी है क्योंकि पहले चरण में ही 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। इतनी बड़ी संख्या में टीका लगाना भी आसान बात नहीं है क्योंकि इसमें भी समय लगेगा। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है, वो है भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान बने रोहित शर्मा। अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को चेतेश्वर पुजारा की जगह शुक्रवार को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम का उप कप्तान बनाया गया है। नियमित कप्तान विराट कोहली के पितृत्व अवकाश पर भारत लौटने के बाद जब अजिंक्य रहाणे टीम के कप्तान बने थे, तब मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट में पुजारा को उप कप्तान नियुक्त किया गया था। टीम प्रबंधन ने पहले ही फैसला कर दिया था कि अगर रोहित फिट होकर टीम से जुड़ेंगे तो वह उप कप्तान होंगे। ऐसे में 1987 के बाद सिडनी टेस्ट में पहला मौका होगा जब भारतीय टीम के कप्तान और उप कप्तान दोनों मुंबई से होंगे। तो ये आज का यानी 2 जनवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।